हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। मेरा नाम है आलोक। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि आप बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती जो मैं बात करूंगा वो होगी कि कैजुअल अप्रोच। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एक कैजुअल अप्रोच ना रखें, क्योंकि अगर आप कैजुअल अप्रोच रखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज़ किसी ने 2023 का कोई सा भी पेपर देना है, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SSC हो, या और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम बात कर लें, तो वो सीधी सी बात है, वो 2022 से अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा। वो 1 साल करीब करीब अपना प्रिपरेशन को देगा, 2023 में पेपर अटेम्प्ट करेगा। तो जब आप 2023 में पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस चलता है 1 साल के आसपास ऑलमोस्ट। तो जब 1 साल वो पेपर देंगे, आपने 1 साल पहले तैयारी करी, 1 साल आपने पेपर दिया, और फिर उसके रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में आपका 1 साल निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो तो भी आपको 3 साल देने पड़ेंगे, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपको फिर आप वही चीज़ की अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो वो प्रोसेस फिर 1 साल चलेगा, फिर उसके रिजल्ट का वेट 1 साल और होगा, तो आपके 5 साल चले गए, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा और चले गए। तो इससे क्या होता है कि एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है और आप इस साइकिल में फंसते चले जाते हो, एक अटेम्प्ट के, 2 अटेम्प्ट के। तो जब भी आप अपना मन बनाएं कि आपको तैयारी करनी है, तो आप एक सिंसियर और एक सीरियस एफर्ट डालें। ये ना हो कि आपने तैयारी करने की सोच ली और कैजुअल अप्रोच डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ही आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जाएगा क्रैक करना। तो डे वन से अगर आपने सोचा है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डे वन से सीरियस होना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इस बार बस पहला अटेम्प्ट दे के देखता हूँ, इस बार बस ट्राई करके देखते हैं। तो ट्रायल जैसा कुछ भी नहीं होता जब आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो इंडिया में, जहाँ की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक पे। तो दूसरी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं जनरली, वो होता है कि जब आप एक बार तैयारी में घुस गए तो आप सोचते हो कि जो सा भी फॉर्म निकल रहा है, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, हर एग्ज़ाम देते रहो। बट आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, अब का जो सिनारियो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बहुत साल पहले। आप अगर अपने आस पड़ोस वाले से पूछेंगे जो जिन्होंने शायद 2000s में एग्ज़ाम दिया हो, शायद 1990s में दिया हो, या शायद 2010s में भी दिया हो, आई वुड से, तो उनके तरफ से आएगा कि यार हर एग्ज़ाम देते रहो, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो निकलेगा। लेकिन आज का जो सिनारियो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी अभी हर एक एग्ज़ाम में बहुत फियर्स कंपटीशन है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने मैं ये बात मैं जनरली एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही एवरेज हैं या मीडियोकर हैं पढ़ाई में, या उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप में टैलेंट है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, आपने बचपन में आप बहुत मेहनत करी है, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो बेशक आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आपको ने अभी अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की है, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, और इतना, और एक एवरेज स्टूडेंट हो या एवव एवरेज स्टूडेंट हो, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम को पकड़ें और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएं। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हर एक एग्ज़ाम में, जैसे अगर आप बात करेंगे रेलवे में करीब करीब 70-80-60-70 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फिर वहाँ भी कुछ हज़ार सीट्स होती हैं। इसी तरह कोई स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे तो कुछ 400-500 हज़ार सीट्स होती हैं। यूपीएससी में 500 हज़ार सीट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एसएससी के एग्ज़ाम देने लग गए, आप बैंक का एग्ज़ाम देने लग गए, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी का एग्ज़ाम देने लग गए। हालांकि दोनों एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अभी बिगिनर हो आप, और बिगिनर स्टेज में है जहाँ पे आपको कभी भी कहीं भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट ना करें। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यूपीएससी के पेपर में लगभग लगभग 2000 मार्क्स का वो पेपर होता है, और 2000 मार्क्स के पेपर में अगर आप टॉप 100 की रैंक लिस्ट और उनके मार्क्स उठा के देखें, और अगर आप टॉप 200 के मार्क्स उठा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि एक नंबर के डिफरेंस से 5 या 6 रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो जहाँ 2000 मार्क्स का पेपर हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली,
तो वहाँ 1 मार्क्स से करीब करीब 4 या 5 रैंक आगे पीछे हो रही है। इसी तरह आप एसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो वहाँ करीब 700 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर आप टॉप 500 या टॉप 1000 या टॉप 2000 रैंक देखेंगे, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप टॉप 2000 की रैंक भी देखेंगे और उनके मार्क्स देखेंगे तो 1 मार्क्स से 100 रैंक की डिफरेंस आ जाती है। मतलब मैं टॉप 1000 रैंक की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एक मार्क्स कितना वैल्यूएबल है। जहाँ कुछ 100 सीट्स हैं, वहाँ 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इसलिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आप डिसाइड करो कि आपका डोमेन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़, आपको कौन सा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, और आप उसी पे अपना पूरा फोकस डालो। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे हो गए हो या बहुत अच्छे भी हो गए हो, तो भी फाइनल जो लाइन क्रॉस करनी है ना, उसके लिए एक एक मार्क्स मैटर करता है। और वहाँ ना आपकी डिलीजेंस काम आती है, आपका एफर्ट काम आता है, आपकी प्रैक्टिस काम आती है, जो आपने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए डाली हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे। बहुत सारे लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो 2 तरह की कैटेगरी होती है बच्चों की। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये वाला एग्ज़ाम है, ये तो मैं निकाल ही दूंगा, या वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मुझसे तो हो ही नहीं सकता कुछ, ये एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, बहुत ही टफ है। अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है उसकी भी गलती है, और जो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है उसकी भी गलती है। होता क्या है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो भी आप शायद कम मेहनत करो, उतनी मेहनत ना कर पाओ। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो भी शायद आप डर से उतनी मेहनत ना कर पाओ। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और अगर मैं अपना इनपुट दूँ आपको, तो आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं लाना। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होती है। आप कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं यार कोई भी एग्ज़ाम निकाल दूंगा, मैं यूपीएससी निकाल दूंगा, मैं एसएससी निकाल दूंगा, मैं आईबीपीएस निकाल दूंगा, और आपको मैथ्स आती नहीं, आपको जीएस आता नहीं, और आप वहाँ पे चले गए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या कर लोगे? आपसे वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना नहीं है। तो इसलिए, और आप अंडर कॉन्फिडेंट भी हो तो आप तो आती हुई चीज़ें छोड़ के चले आओगे, या आती हुई चीज़ें आप गलत करके चले आओगे। तो कॉन्फिडेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस वो है जो चीज़ आपको बिल्ड करनी चाहिए। कॉम्पिटेंस क्या होती है कि आपने कोई भी चैप्टर उठाया, से मैथ्स का उठाया, जीएस का उठाया, आपको उसकी थरो नॉलेज हो, आपने उसके सारे प्रीवियस ईयर लगा रखे हों, आपने उसके सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रखे हों जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न को सूट करते हैं, तो ये आपकी उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। तो अब कॉन्फिडेंस को अगर आप थोड़ा इग्नोर कर दें और कॉन्फिडेंस ना हो, आप में कॉम्पिटेंस हो, तो विथ प्रैक्टिस, विथ मॉक टेस्ट, आप वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर लोगे, और आप वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट भी करके आओगे, और फाइनली एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे। तो बहुत ज़्यादा, जो अगर आप बॉग डाउन है इस चीज़ से स्टार्ट करने से पहले कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या आप ओवर कॉन्फिडेंट है, इनके बारे में ना सोचते हुए आपने जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोची है, आपको उसमें कॉम्पिटेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं सोचनी है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। अगर अगर मैं इसका एक आपको इन शॉर्ट तरीका बताऊं, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उसका सिलेबस उठाइए, आप उसके सिलेबस को थॉरोली पढ़िए, आप उसके सिलेबस को, एक एक पॉइंट को देखिए, उसकी बुक लिस्ट को देखिए, और एक उसके लिए प्लान बनाइए कि मैं ये बुक लिस्ट इतने दिनों में कवर करूँगा। मेरा इस पर्टिकुलर डेट को एग्ज़ाम है, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, आज से 3 महीने बाद, और मेरा सिलेबस मुझे ऐसे कंप्लीट करना है। और अपना पूरा फोकस उस सिलेबस को, उस प्लान को कंप्लीट करने में लगाइए। और मैं कहता हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस लाने की बजाय आप उस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैं उस प्रोसेस में इतना एफर्ट डालूंगा, इतना कॉन्फिडेंट रहूँगा कि ये प्रोसेस मुझे एग्ज़ाम निकलवाएगा। तो आप बेसिकली कॉम्पिटेंस बिल्डिंग पे ध्यान दें। कॉन्फिडेंस पे, जब आप एक बिगनर हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फोकस ना करें। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। नाउ, जो चौथी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, दे रिलाई टू मच ऑन मॉक्स। जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, उन्होंने कहा मॉक्स देते रहो यार, मॉक्स देते रहो। बट आप
मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने वही चीज़ की कॉम्पिटेंस बिल्ड नहीं करी है, तो आप मॉक टेस्ट दे के भी क्या कर लोगे? आप कितना मॉक टेस्ट दे लोगे? अगर आपको से कोई चैप्टर नहीं आता, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है, मॉक टेस्ट देने से वो नहीं आ जाएगी। पहले आपको ज्योमेट्री सीखना होगा, पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, तब आप जाके उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाते हुए भी उन्हीं चैप्टर से फोकस करें जिनका सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा मॉक टेस्ट ना दें। आप अपनी गलतियां मॉक टेस्ट से भी सुधार सकते हैं, बट वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ज्योमेट्री एक चैप्टर है मैथ्स का, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट में ये देखो कि आपने मॉक टेस्ट में ज्योमेट्री में बहुत सारी गलतियाँ करी। अब आप वापस जाओ ज्योमेट्री के चैप्टर पे और आप फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। आप ये देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो और वो जाके दोबारा चैप्टर से, सिलेबस से, बुक से, कोर्स से, उससे सॉल्व करो, रैदर देन फिर से कोई रैंडम नया मॉक टेस्ट ले लेने के और उसमें फिर देखने के लिए कि हाँ, ज्योमेट्री में मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और मैं ऐसे इसको ठीक करूँगा। जब आप ये अप्रोच रखेंगे ना कि आप बैक टू द सिलेबस जाएंगे, बैक टू टॉपिक जाएंगे, बैक टू द चैप्टर जाएंगे, तो और फिर मॉक देने के बाद तो फिर आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो काफ़ी रैपिडली होगी, रादर देन सिर्फ मॉक पे रिलाई करके मॉक देते रहना। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जल्दी नहीं आती, बहुत टाइम लग जाता है। जो जो लास्ट चीज़, जो आखिरी गलती जो मैं बताना चाहता हूँ, जो लास्ट चीज़ है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आए हैं, अगर आप ये सोच के आए हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे गवर्नमेंट को सर्व करना है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तो आपके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो है पेशेंस। क्योंकि जो आपको मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स नहीं बताते हैं, जनरली क्या होता है, अगर कोई भी इंसान एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है तो वो ऐसा दिखाता है कि उसे सब पहले से पता था, उसे तो पता था, वो तो 100% कॉन्फिडेंट था कि वो एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। बट मैं आपको बता सकता हूँ इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद कि कोई भी इंसान, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका एग्ज़ाम हो जाएगा या सिलेक्शन हो जाएगी, या वो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। बाकी 99% लोग एग्ज़ाम में जाके फेयर ही रहता है, डाउट ही रहता है, भगवान को ही याद कर रहे होते हैं। नो मैटर आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी हो, लेकिन आपको डर लगता है। तो और ऐसा हो सकता है कि आप कितने भी अच्छे हों, आपका वो दिन अच्छा होना चाहिए। थोड़ा जो 5% है ना, 95% आपकी मेहनत है, बट वो 5% जो पार्ट है ना, वो लक है। और लक फैक्टर ऐसा है कि वो आप मेहनत करके ही कम कर सकते हो, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपके हाथ में चीज़ नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी हो, आपने जी तोड़ मेहनत करी हो, शायद आपका शिफ्ट गलत आ गया हो, शायद उस दिन आपका ख़राब हो गया हो, शायद आपका कुछ कुछ ऐसा हो गया हो जिससे आप अपना बेस्ट ना दे पाए हों। तो इसमें पेशेंस रखनी चाहिए आपको। और अगर आप आए हैं और अगर आप सिंसियर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। वो भले एक अटेम्प्ट ना हो, दूसरे अटेम्प्ट ना हो, तीसरे अटेम्प्ट ज़रूर होगा। आपको ये पेशेंस रखना चाहिए और इससे जल्दी घबराना नहीं है। थोड़ा ये मैराथन है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैराथन है, वो शॉर्ट टर्म 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है।